राजस्थान में होने वाली राइजिंग राजस्थान के तहत निवेश के लिए देश विदेश के तमाम उद्यमियों को बीजेपी सरकार न्योता दे रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं, जहां आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में जापान प्रवास के दौरान ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों, अनुकूल नीतिगत वातावरण, आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं एवं कुशल मानव संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत करवाया। तो देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा के कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्योगों का खुले दिल से स्वागत कर रही है, क्योंकि हम आने वाले 5 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और हमारी सरकार जितना काम कर सकती है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, वो पूरी की जाएंगी। उनकी जो सुविधाएं हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, सीएम ने कहा कि मैं भाषण की उस धरती से आया हूं जहां से भगवान बुद्ध का संदेश जापान जैसे देश तक पहुंचा है। जापान के उद्योगपति सदैव भारत में निवेश के लिए तत्पर रहते हैं। हमारी सरकार उद्योगों का खुले दिल से स्वागत कर रही है, क्योंकि हम आने वाले 5 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। हमारी सरकार निवेशकों के मुद्दे सुलझाने और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। मैं आज राजस्थान के अंदर नीमराणा जापानी इन्वेस्टमेंट जोन की सफलता के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जहां 50 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग USD 8 मिलियन का निवेश कर 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने आगे कहा कि नीमराणा इन्वेस्टमेंट जोन की सफलता से स्पष्ट है कि हम आगे भी राजस्थान और जापान की साझेदारी को और मजबूत करने का कार्य करते रहेंगे। हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण नीतियां ला रही है, जैसे कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान डाटा सेंटर नीति, MSME नीति आदि। राजस्थान देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का भी कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान ESDM ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स का भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार ने राज निवेश पोर्टल की पहल की है, जो 14 विभागों की 123 सेवाओं को एकीकृत करता है और समयबद्ध तरीके से निवेशकों को मंजूरी प्रदान करता है। राजस्थान एक आदर्श निवेश गंतव्य है, जहां कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, बाजार की निकटता, नीतिगत ढांचा और प्रभारी तथा सक्रिय सरकारी मशीनरी जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आप सभी निवेशकों को राजस्थान की अपार संभावनाओं में निवेश करने के लिए और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग जापान के बराबर है। आइए आप लोग भी आए और राजस्थान में निवेश कीजिए और भारत और जापान के संबंधों को और मजबूत करने का कार्य कीजिए। आपका राजस्थान की धरती पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, पधारिए, पधारो हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद। और साल 2011 का भरतपुर का गोपालगढ़ कांड अभी सियासत में चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष सीएम भजनलाल शर्मा को निशाने पर ले रहा है, तो बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया। ये मामला जब हुआ तब भजनलाल शर्मा हिंदुओं के मसीहा बने थे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब भजनलाल शर्मा बने थे हिंदुओं के मसीहा, कांग्रेस के तुष्टीकरण के राज में डटे रहे भजनलाल शर्मा। गोपालगढ़ में हर तरफ दिख रहा था मौत का मंजर। तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रशासन को लिया आड़े हाथ। भजनलाल शर्मा को जाता है अल्पसंख्यक हिंदू आबादी की सुरक्षा का श्रेय।
अगर नहीं होते भजन लाल शर्मा तो नहीं मिलता इंसाफ। कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी, प्रशासन को घेर लिया गया था। प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे। वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया और माननीय भजन लाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उन जरूर बयान देते हैं। उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही, तुष्टीकरण को छोड़ नहीं रही। कांग्रेस पूरी की पूरी षड्यंत्रकारी है और हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रहती है। 2011 की घटना जो गोपालगढ़ की हुई, उसका पूरा प्रदेश और देश भूला नहीं। किस प्रकार से सैनी समाज के लोग और अन्य समाज के लोगों पर हमला करके कितने लोगों को घायल किया और कितने लोगों की हत्या की। आज भी तुष्टीकरण की नीति करके सरकार का षड्यंत्र रच रहे हैं और उनको ध्यान रहना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 14 सितंबर 2011 की वो शाम गोपालगढ़ की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, जब गोपालगढ़ में उपजे सांप्रदायिक तनाव को कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया था। जहां भय और तनाव के बीच तत्कालीन कांग्रेस सरकार में पुलिस और प्रशासन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण फायरिंग का जवाब देने से पीछे हट रहे थे। कांग्रेस के नेताओं का वहां जमावड़ा और दबाव प्रशासन को हिंदू पक्ष की सुरक्षा करने से रोक रहा था। हिंदू पक्ष के साथ हो रहे अन्याय और हमलों को लेकर जब ये सूचना उस समय भाजपा जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हुई, तो वो बीजेपी नेता और वर्तमान राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, नगर विधायक अनीता सिंह के अलावा अन्य 1 दर्जन से भी अधिक बीजेपी नेताओं के साथ गोपालगढ़ पहुंचे। पहले तो उन्हें वहां जाने से ही रोका गया, लेकिन जब उन्होंने रोकने का विरोध किया तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। हुआ यूं कि 13 सितंबर 2011 को मेवात के ही जोरहरा थाने में एक आरोपी ने गर्दन काट लेने और गोपालगढ़ में विभिन्न समुदायों के 2 युवकों के बीच झगड़े के बाद लोग इकट्ठा होने लगे। उस दिन 14 सितंबर 2011 को 100 के करीब जाब्ता बुला लिया गया था। मामला बढ़ गया था। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की कोशिश भी की गई। इसमें हिंदू पक्ष से भजन लाल शर्मा, नगर विधायक अनीता सिंह गुर्जर, जवाहर सिंह मैडम और दूसरे पक्ष से कामा की विधायक रही जाहिदा खान समेत 20-22 लोग वार्ता में शामिल हुए। अंधाधुंध फायरिंग में माली समाज के एक युवक की आंख पर गोली लगी तो बीजेपी नेता भजन लाल शर्मा, जवाहर सिंह मैडम ने प्रशासन के सामने विरोध व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस नेता जिला कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाते रहे। काफी कोशिशों के बाद प्रशासन ने भजन लाल शर्मा की बात को स्वीकार किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों पर फायरिंग के आदेश दिए। फायरिंग में 10 लोग मारे गए, जबकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के करीब 3000 की आबादी को भजन लाल शर्मा के सहयोग से बचाया जा सका। इसके बाद भजन लाल शर्मा भी दंगाइयों की निशाने पर आ गए थे। ऐसे में पुलिस सुरक्षा में उन्हें और अन्य भाजपाइयों को भरतपुर तक छोड़ दिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू पक्ष को सुरक्षा दिलाने की सफलता के एवज में तत्कालीन सरकार ने उनके ही खिलाफ दंगा फैलाने की साजिश रचने का केस दर्ज कर दिया, जबकि गोपालगढ़ में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी की सुरक्षा का श्रेय उनको ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जोधपुर दौरा। जोधपुर के माहेश्वरी भवन पहुंची है डिप्टी सीएम दिया कुमारी। वहीं शोक व्यक्त करने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची। सूरसागर विधायक देवेंद्र की माता का निधन हो गया था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी साथ में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने परिजनों को ढांढस बंधाया। तो देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर पहुंची, जोधपुर के महेश्वरी भवन पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। शोक व्यक्त करने के लिए सीएम पहुंची। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी इस दरमियान मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने परिजनों को ढांढस बंधाया और देखिए उधर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
आपको बता दें कि शोक व्यक्त करने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर पहुंची। सूरसागर विधायक देवेंद्र की माता का निधन हो गया था और उसके बाद पहुंची वह जोधपुर पहुंची, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार को ढांढस बंधाया। आरआईसी रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर आरआईसी पहुंची है डिप्टी सीएम दिया कुमारी। बाकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि आरटीटीएम का 14वां संस्करण जो हो रहा है ये एफएसडीआर के माध्यम से हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो है और जिनके लिए हम कर रहे हैं वो है पर्यटन विभाग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के तत्वावधान में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चल रहे हैं ताकि पर्यटन का चौमुखी विकास हो राजस्थान के अंदर और पर्यटन आगे बढ़े। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ा विजन है पर्यटन के लिए और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी हमारे पास डबल इंजन सरकार है और हमारे दोनों पर्यटन मंत्री चाहे राजस्थान के हैं चाहे केंद्र के हैं, दोनों राजस्थान से हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री है पर्यटन, उनका भी आने का था बट उनके आवश्यक काम होने से वो दिल्ली से नहीं रवाना हो पाए थे। उनका आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ और उन्होंने भिजवाई है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं को निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जो अवार्ड सेरेमनी है हमने इस बार जो है जिन्होंने पर्यटन जगत में अपनी सेवाएं की है, जिन्होंने पर्यटन जगत में अपना पूरा जीवन दे दिया है और पर्यटन को नई ऊंचाइयों जिन्होंने दिलाई है उनका आज सम्मान करेंगे और उसके बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन होगा। फिर आपको एक दो कार्यक्रम और आगे पधारना है, फिर आप पधारेंगे, हमारा कार्यक्रम फिर बाद में चलता रहेगा। Thank you so much, sir. Yes, and so we have one more address by 15 सितंबर तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का यह आयोजन है और 3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट में पहुंची हैं डिप्टी सीएम दिया कुमारी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसकी शुरुआत हुई है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और पर्यटन विभाग की कोलैबोरेशन में आयोजित होने वाले राजस्थान डोमेस्टिक टूरिस्ट मार्ट के अवसर पर यहाँ मंचासीन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदया जी जो कि टूरिज्म विभाग की राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश में हो, ऐसा माहौल चुनाव आयोग नहीं बना पाया। वहीं सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक चुनाव होने से बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और विकास तेजी से होगा। वहीं बीजेपी का वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये हर आदमी अपने आप को पारंगत समझता है कि मैं सभी विषयों का ज्ञाता हूँ। वास्तव में न तो मैं सभी विषयों का ज्ञाता हूँ, न कोई और कोई दावा करे वो ज्ञाता है। विशेषज्ञ बैठे हैं, विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद और यह निर्णय होगा कि अभी फिलहाल ये कोई भी कह दे कि ये संभव है कि नहीं है, ये काम विशेषज्ञों का है, चुनाव आयोग का है। वो भी बैठे हैं, वो सब समझ रहे हैं इस विषय को। जो भी स्थिति परिस्थिति सामने आ जाएगी, हमारी इच्छा है कि लगातार आचार संहिता ये लगी रहेगी।
हर कोई मौका चुनाव का आता रहेगा और फिर आचार संहिता के बहाने विकास को अवरुद्ध किया जाएगा। हम इससे बचना चाहते हैं। ये जो विषय आया इसीलिए है कि एक बार चुनाव हो करके और फ्री हो जाए, ताकि फिर पूरी सरकार और लगी रहे विकास में, जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करती रहे, जनता के हितों का। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में बेहतर में हुआ, इस देश में 67 में हुआ, इस देश में बेहतर में हुआ। इसके बाद में आपातकाल लगने के बाद में सारे कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ और अब भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन समय की आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से परिपूर्ण किया जा सकता है वो भी बता दिया गया है। इसलिए ये राष्ट्रीय आवश्यकता है, ये सब अन्य राष्ट्रों में भी होता है और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और जोधपुर जिले के सबसे बड़े जसवंत सागर बांध की रपट किसी भी समय पड़ सकती है। बांध की रपट को लेकर बिलाड़ा प्रशासन मुस्तैद है। पाली सांसद पीपी चौधरी, विधायक अर्जुन लाल गर्ग, प्रधान प्रगति कुमारी राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने बांध का जायजा लिया। साथ ही रपट पर लकड़ी के पाट डालने का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सांचौर पुलिस ने मोस्ट वांटेड आरोपी की शहर में परेड कराई। आरोपी भजन लाल विश्नोई को पैदल घुमाने के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। वहीं एसपी हरिशंकर ने बताया कि आमजन को भय मुक्त करने के लिए आरोपी को पैदल बाजार में घुमाया गया है। साथ ही कहा कि आमजन को अपराधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय रहते घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचानी चाहिए ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपी पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसकी पुलिस पिछले 6 सालों से तलाश कर रही थी। जैसलमेर के रामदेवरा से खबर आपको बता देते हैं। राम सरोवर तालाब में श्रद्धालु डूबा है। नहाते समय गहरे पानी में जाने से यह हादसा हो गया। बाबा रामदेव जी समाधि स्थल पर दर्शन करने आया हुआ था युवक। जैसलमेर से बड़ी जानकारी, जहां नहाते समय गहरे पानी में एक युवक डूब गया। राम सरोवर तालाब में एक युवक डूबा। नहाते समय गहरे पानी में ये युवक डूब गया। फिलहाल देखिए तलाश अभी जारी है। जयपुर से जानकारी है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में कार्यकारिणी का विस्तार किया। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी की नियुक्तियां की गई हैं। 10-10 जिलों में अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10-10 जिलों में अध्यक्ष की नियुक्तियां की गई हैं, साथ ही प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में कार्यकारिणी का देखिए विस्तार किया है, जिसकी सूची भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी की नियुक्तियां की गई हैं। अब बीएसपी अपना विस्तार करती हुई नजर आ रही है। और अलवर के रामगढ़ के पीएनबी बैंक में सेवानिवृत्त टीचर की जेब से 50,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया। दरअसल सेवानिवृत्त टीचर ने बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाए थे। घटना का पता चला जब पीड़ित बाइक में पेट्रोल डलवाने गया। इस दौरान 50,000 रुपए कम मिले, जिसके बाद टीचर ने बैंक जाकर पूरी घटना के बारे में मैनेजर को बताया और 2 अनजान युवकों पर शक जताया गया। तो वहीं घटना को लेकर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में तेजा दशमी के पर्व पर गौशालाओं में गायों को 101 क्विंटल ड्राई फ्रूट्स मिक्स लापसी खिलाई गई है।
इसका आयोजन भारत विकास परिषद शाखा के तत्वाधान में किया गया है। तेजा दशमी के मौके पर गौ माता के लिए किया गया यह आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं ग्रामीणों ने गायों को लापसी खिलाकर और जमकर दान पुण्य भी किया। नीमका थाना के पलसाना कस्बे का मुख्य मार्ग अब जलभराव होने से कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मार्ग के गड्ढे में फंसकर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग जिलाधिकारी से की है। सहकारी समिति से मंडी पावर ग्रिड तक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क कई जगह जगह से उखड़ गई है, जिससे कई बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आज 12वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे। वहीं कुलपति डॉक्टर बलराम सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राज्यपाल ने डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण और कृषि विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है, जिससे भारत कृषि क्षेत्र में विश्व भर में अग्रणी बन सके। उन्होंने कहा कि उत्पादन ग्रेडेड बैंकिंग के काम में अब करने वाली शिक्षा प्रदान कर किसान हित में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। जयपुर ग्रामीण से माननीय सांसद हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में थे और सबसे पहले जो कार्यक्रम लोकार्पण का डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का जो नया भवन बना है उसका माननीय राज्यपाल महोदय ने लोकार्पण किया। और लोकार्पण ही नहीं किया बल्कि माननीय राज्यपाल ने वहाँ की क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और जो लेबोरेटरी उनको भी देखा और बच्चों के साथ क्लास में इंटरेक्शन भी किया। कई इंटरेस्टिंग सवाल भी बच्चों से पूछे और लेबोरेटरी के अंदर जो साइंटिस्ट से इंटरेक्शन किया, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो और किन किन प्रोडक्ट्स पे और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भविष्य में, दुग्ध और दुग्ध दूसरे जो है ना उन चीज़ों से बने हुए। और साथ साथ फिर महामहिम ने जो हमारा प्लांटेशन का जो कार्यक्रम था वृक्षारोपण का, वो भी जो है ना बड़े अच्छे से